भूतिया डस्टबिन की चुड़ैल। त्रिलोकपुर नाम का एक शहर था। उस शहर में बहुत बड़ी आबादी थी। शहर शोर शराबा और भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। बहुत ज्यादा आबादी होने की वजह से उस शहर में कूड़ा कचरा भी बहुत ज्यादा निकलता था। लेकिन सभी लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा सही जगह ना डालकर सड़क किनारे फेंक दिया करते थे। कुछ दिनों में वहाँ पर कूड़े का ढेर बढ़ने लगा और धीरे धीरे वहाँ बहुत ऊंचा कूड़े का ढेर लग गया, बिल्कुल किसी पहाड़ की तरह। उसी कूड़े के ढेर पर गरीब लोग कूड़ा बीनने जाते थे, जिससे उन गरीबों का घर चलता था। एक दिन गुलाबो नाम की एक औरत वहाँ पर कूड़ा बीन रही होती है। तभी उसे कूड़े के ढेर में कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो चीज सूरज की रोशनी में बहुत चमक रही होती है। अरे वाह, ये क्या पड़ा हुआ है? बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। बाजार में इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे और आज मैं पेट भर कर खाना खा पाऊंगी। ऐसा सोचकर गुलाबो उसे उठा लेती है। लेकिन जैसे ही गुलाबो उस चीज को हाथ में पकड़ती है, तभी एक जोरदार धमाका होता है और गुलाबो की मौके पर ही मौत हो जाती है। गुलाबो अनाथ थी, इसलिए उसकी लाश वही कूड़े के ढेर पर पड़ी रहती है। कोई उसकी लाश को उठाने नहीं आता। चील और कौवे मिलकर उसकी लाश को खा जाते हैं। इधर गुलाबो मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी जान गई है। मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक शाम चंपा और माला नाम की दो कचरा बीनने वाली लड़कियां उसी कूड़े के ढेर के पास बैठकर बातें कर रही होती है। माला बहन, भगवान ने हम जैसे गरीब लोग क्यों बनाए? इससे अच्छा तो हमें पैदा ही नहीं करता। ऐसी गरीबी से तो मर जाना अच्छा है। सही कह रही हो चंपा बहन। देखो ना, गुलाबो मौसी कैसे मर गई। किसी ने उनका क्रियाक्रम भी नहीं किया। बेचारी की लाश को चील कौवे खा गए। वारी जिंदगी, मौत भी मिली तो ऐसी, ना शौक मनाने वाले लोग, ना क्रियाक्रम करने वाले लोग। तभी वहाँ चुड़ैल गुलाबो आ जाती है और उनसे कहती है, लगता है तुम दोनों मेरी ही बातें कर रही हो। मौत तो मुझे मिल गई, लेकिन शांति नहीं। पता है, मेरी मौत इसी कूड़े के कारण हुई है। अब मैं इस शहर को और शहर के लोगों को कूड़ादान बना दूंगी। फिर अगली सुबह चमन लाल नाम का एक आदमी कूड़ा फेंकने सड़क किनारे आता है। पता नहीं कूड़ा रोज रोज कहाँ से हो जाता है। छी, यहाँ कितनी बदबू आ रही है। सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। कूड़ा फेंककर जल्दी से यहाँ से चलता हूँ। तभी वहाँ चुड़ैल गुलाबो आ जाती है। आज मैं तुझे इस कूड़े की बदबू से आजाद कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। कौन है? कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? तुम ही क्या, जो भी शहर में कूड़ा फेंक रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों की वजह से मेरी जान गई है। लगता है ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इससे पहले ये मुझे मार डाले, मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। हाँ, भाग ले बेटा, भाग ले, अपनी जान बचाकर भाग। ऐसा कहकर चमन लाल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गुलाबो चुड़ैल चमन लाल को पकड़कर मार डालती है और कूड़े के ढेर को उठाकर शहर की गलियों में हर जगह फैला देती है। अगले दिन जब लोग सोकर उठते हैं तो चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ देखते हैं। तभी सरोजनी नाम की औरत घर का दरवाजा खोलती है और हैरान होते हुए कहती है, हे भगवान, इतना सारा कूड़ा, ये चारों तरफ इतना सारा कूड़ा कौन डाल गया? बाप रे, कितनी गंदी बदबू आ रही है। छी। तभी वहाँ गुलाबो चुड़ैल आ जाती है। उसके शरीर का आकार विशाल और भयंकर बन गया होता है। लोग उसके सामने चींटी की तरह दिख रहे होते हैं। फिर गुलाबो चुड़ैल हंसते हुए कहती है, शहर वालों, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। जल्दी से शहर खाली कर दो। ये शहर सिर्फ मेरा है। कोई भी कूड़ा बाहर नहीं फेंकेगा। वैसे भी तुम लोगों ने बहुत गंदा कर दिया है सारा वातावरण। अब तुम इस गंदगी का स्वाद चखो।
डर के मारे सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं और घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। बबलू के बापू, अब हम क्या करेंगे? अगर ये चुड़ैल सच कह रही है तो ये तो हम सबको मार डालेगी। चुड़ैल की धमकी के बाद सारे शहर वाले काफी डर जाते हैं और बाहर कूड़ा फेंकना बंद कर देते हैं। लेकिन बाहर कूड़ा ना फेंकने की वजह से उन लोगों के खुद के घर में कूड़े का ढेर लग जाता है। ये देख सारे शहर वाले एक जगह जमा होते हैं। भाइयों और बहनों, ये कूड़ा तो अब समस्या बनता जा रहा है। हम लोगों के घरों में कूड़े का ढेर लग गया है। घरों में इतनी बदबू आ रही है, सहन ही नहीं होती। घर के अंदर बैठना मुश्किल हो रहा है। अगले 2-4 दिन ऐसा ही रहा तो हम भूत के हाथों मरे ना मरे, लेकिन कूड़े की गंदगी से जरूर मर जाएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो विनोद भैया, पर हम कर ही कह सकते हैं। उस चुड़ैल ने सबको धमकी दी है कि अगर कूड़ा बाहर डाला तो वो हमें जान से मार डालेगी, और वो कितनी विशाल और डरावनी है ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। तभी उनकी बात सुन एक बाबा जो वहाँ से गुजर रहा होता है, वो हंसते हुए बोलता है, तुम सब लोग मरोगे। तुम सब ने मिलकर प्रकृति को मारा है, अब प्रकृति की बारी है। फैलाओ और कूड़ा फैलाओ, अब उसी कूड़े में तुम सब लोग भी मिल जाओगे। सभी लोग बाबा की बात सुनकर उसे रोक लेते हैं। अरे बाबा, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? हमने क्या किया है और भला प्रकृति हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी? हमने तो कुछ नहीं किया। आप ये पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? लगता है पागल मैं नहीं तुम हो। कहते हो कुछ नहीं किया। तुम सब लोगों ने मिलकर पूरे शहर को कूड़े का ढेर बना दिया। इतना बड़ा ढेर बन गया जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो। इतना पोल्यूशन कर दिया है धरती पर कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ में कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम सब लोग नदी, नाले, पर्वत, मैदान सब कुछ खत्म करते जा रहे हो। ये तो आखिर होना ही था। बाबा, हमें आपकी बात समझ आ गई। ये जो भी हो रहा है हम सब लोगों की गलती है। लेकिन बाबा, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं कोई पागल बाबा नहीं, बल्कि एक साइंटिस्ट हूँ। और वैसे भी इस दुनिया में हर जीनियस को पागल ही समझा जाता है। वो एक कूड़ा बीनने वाली औरत थी जब चुड़ैल बन चुकी है, जिसकी मौत कूड़ा बीनने के दौरान हो गई थी। वही अपनी मौत का बदला तुम सब लोगों से ले रही है। वो पूरे शहर पर कब्जा करना चाह रही है। तो बाबा, इसका तोड़ क्या है? हम उस चुड़ैल को कैसे रोक सकते हैं? जैसा मैंने कहा, उसकी ताकत पोल्यूशन और गंदगी है। जितना तुम फैलाओगे वो उतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। बस तुम लोग अब एक काम करो, गंदगी मत फैलाओ और कुछ दिन के लिए शहर को साफ रखो और घर से बाहर मत निकलो। उसके बाद लोग घरों से निकलना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अरे क्या हुआ? पूरा शहर शांत पड़ा हुआ है। लगता है सारे डर के मारे भाग गए हैं। चलो अच्छा है, मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। चलो मैं एक घर में जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल सरोजनी के घर में घुस जाती है। वहाँ उसका परिवार बैठा हुआ था। अच्छा, तो तुम सब घर में छुपे बैठे हो। मैंने तुम सबको घर छोड़ने को बोला था, लेकिन तुम लोग नहीं माने। लगता है मुझे शहर के लोगों को मारना पड़ेगा, तभी ये लोग समझेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल सरोजनी के पति कैलाश को उठाकर चौक के बीचों बीच ले आती है। ये देख वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। शहर वालों, मैंने तुम्हें कहा था ना, शहर को खाली कर दो, लेकिन तुम लोग नहीं माने। इसकी सजा इस आदमी को मिलेगी, इसे मरना होगा। और इसके बाद एक एक कर तुम सबकी बारी। ऐसा कहकर चुड़ैल कैलाश को गर्दन से पकड़कर मार डालती है। उसके बाद चुड़ैल बाकी लोगों की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ वही पागल साइंटिस्ट आ जाता है। उसके हाथ में पिचकारी थी जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। ए बेवकूफ आदमी, हाथों में पिचकारी लिए क्यों खड़ा है? चुड़ैल, मैं तुम्हारे साथ होली खेलना चाहता हूँ, इसलिए पिचकारी लेकर आया हूँ।
इस पिचकारी को हटा सामने से, वरना अगला नंबर तेरा होगा। अरे ऐसे कैसे, होली तो तुम्हें मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर पागल साइंटिस्ट पिचकारी में भरा गंगा जल चुड़ैल के ऊपर मारता है। गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल का शरीर जलने लगता है। मर गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगी, क्योंकि तुम शहर के लोग गंदगी फैलाओगे और मुझे ताकत दोगे। थोड़ी देर में चुड़ैल जल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है और सभी लोग पागल साइंटिस्ट का धन्यवाद करते हैं। जन्मदिन पर केक खिलाने वाली भूतिया स्टूडेंट। शालू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मोहन और कमला अपनी बेटी शालू से बहुत प्यार करते थे। शालू बहुत ही होनहार लड़की थी, लेकिन वो अक्सर उदास रहा करती थी, क्योंकि आस पड़ोस के लोग उसके काले रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। शालू के माता पिता को लोगों की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि कोई उनकी बेटी का मजाक उड़ाए, पर लोग कहाँ मानते थे। स्कूल में भी सभी बच्चे शालू का खूब मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन शालू की क्लास में आंचल नाम की लड़की नए कपड़े पहनकर आई और सभी बच्चे उसके आसपास भीड़ लगाए खड़े हो गए। आंचल को नए कपड़ों में देख शालू से रहा नहीं गया और वो उसके पास जाकर बोली, अरे आंचल, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी। हाँ, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने आज नए कपड़े पहने हैं और मैं केक भी लेकर आई हूँ। लंच टाइम में केक काटूंगी, तुम भी आ जाना, सब बच्चे थोड़ा हंस भी लेंगे। हाँ, मैं जरूर आऊंगी, सबको हंसाना तो बहुत अच्छी बात होती है। वैसे तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तभी उनकी क्लास टीचर शालिनी की क्लासरूम में एंट्री हुई और सभी बच्चे चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। क्लास टीचर शालिनी भी आंचल को जन्मदिन की बधाई देती है और फिर सब बच्चों को पढ़ाने लगी। सब बच्चों को लंच टाइम का इंतजार था। जैसे ही रिसेस की घंटी बजी, सभी बच्चे जल्दी से ग्राउंड में भागने लगे। आंचल घर से लाया हुआ केक लेकर क्लास के बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। आओ सब यहाँ, पहले हम केक काट लेते हैं, फिर मैं सबको कैंटीन में पार्टी दूंगी। आंचल केक काटने लगी। सभी बच्चे उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर सब बच्चे आंचल को बारी बारी से केक खिलाते हैं और उसके मुंह पर भी थोड़ा सा केक लगा देते हैं। उस दिन सब बच्चे बहुत मजे करते हैं। शालू चुपचाप कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। अरे देखो देखो, हमारी क्लास की काली टीका भी आ गई, अब मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। आओ तुम भी केक खाओ। ये कहते हुए आंचल शालू की ओर केक का टुकड़ा बढ़ाती है, लेकिन जब शालू केक पकड़ने ही वाली थी, तभी आंचल ने जानबूझकर केक का टुकड़ा जमीन पर गिरा दिया। ओहो, ये तुमने क्या किया? एक ही पीस बचा था केक का और तुमने गिरा दिया। अब तुम्हें गिरा हुआ केक ही खाना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी नहीं कि तुम केक खा सको। आंचल की बात सुन वहाँ खड़े सभी बच्चे हंसने लगे। कोई बात नहीं आंचल, मेरी माँ कहती है गिरी हुई चीज नहीं खाते। वैसे मेरा भी जन्मदिन आने वाला है, तब मैं खुद भी केक खाऊंगी और सबको भी खिलाऊंगी। ये कहते हुए शालू उदास मन अपनी क्लास में चली गई। लेकिन शालू घर जाकर अपने जन्मदिन के बारे में सोचने लगी। माँ, मेरा भी जन्मदिन आने वाला है। माँ, मैं भी स्कूल में केक लेकर जाऊंगी। ठीक है बेटा, पहले जन्मदिन तो आने दे। अब हर दिन शालू को अपने जन्मदिन आने का इंतजार रहने लगा। इंतजार करते करते एक हफ्ता बीत गया और आखिरकार शालू का जन्मदिन भी आ गया। शालू अपने जन्मदिन के दिन बड़ी ही खुश थी। वो एक सुंदर सी येलो कलर की ड्रेस पहनकर और केक लेकर स्कूल जाती है। शालू का रंग काला था और ऊपर से उसने येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जो उस पर बिल्कुल भी नहीं जच रही थी। इसलिए क्लास के बच्चे उस पर और भी ज्यादा हंस रहे थे। पर शालू सबकी बातों को नजरअंदाज करके बस अपने बर्थडे के बारे में ही सोचती है। फिर वो लंच टाइम में क्लास के सभी बच्चों को ग्राउंड में केक काटने के लिए बुलाती है। बड़ी ही खुश होकर शालू अपना केक काटती है। तभी आंचल
अपनी सहेलियों को इशारा करती है। इशारा मिलते ही आंचल और उसकी सहेलियां तारा और रानी शालू के मुंह पर केक मलने लगी। शालू चिल्लाने लगी, मत करो, प्लीज मत करो। अरे आज इसे छोड़ना मत, इस कल्लू को अपना जन्मदिन जिंदगी भर याद रहना चाहिए। मेरा दम घुट रहा है, छोड़ो मुझे। शालू चिल्लाती रह गई, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। आंचल और उसकी सहेलियां मिलकर शालू के नाक और मुंह में अच्छे से केक भर देती हैं। वो सांस नहीं ले पाती है और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो अचानक वहीं जमीन पर गिर पड़ी। आंचल और उसकी सहेलियां ये देखकर डर गई और फिर तीनों मिलकर उसे स्कूल के बेसमेंट में छुपा आते हैं। छुट्टी के बाद जब शालू घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता बड़े ही परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत स्कूल में जाकर पता करते हैं और सब जगह अपनी बेटी को ढूंढते हैं, लेकिन शालू का कहीं पता नहीं चल पाता। बेचारे शालू के माता पिता खूब रोते हैं। हाय मेरी बच्ची कहाँ चली गई? आज वो कितनी खुश थी, आज उसका जन्मदिन था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, लेकिन शालू का कहीं पता नहीं चला। पर एक दिन क्लास में सब बच्चे पढ़ रहे थे और उस दिन आंचल की सहेली तारा का जन्मदिन था। क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी तारा की नजर खिड़की के बाहर गई। खिड़की के बाहर एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल लड़की केक लेकर खड़ी थी। तारा उसे देखकर चिल्ला उठी, चुड़ैल! क्या हुआ तारा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैम, खिड़की के बाहर चुड़ैल खड़ी है। तुम पागल हो गई हो क्या तारा? ये कैसा मजाक है? चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती। चलो चुपचाप अपनी बुक पढ़ो। इतना कहकर क्लास टीचर शालिनी तारा को डांटकर उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती है, लेकिन तारा का ध्यान खिड़की की तरफ ही था। थोड़ी देर बाद लंच टाइम की घंटी बजी। सभी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। तारा भी अपनी सहेलियों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। तारा जैसे ही बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए झाड़ियों की तरफ गई, तभी अचानक वही चुड़ैल लड़के ने तारा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके दूसरे हाथ में केक था। उसने तुरंत पूरा का पूरा केक तारा के चेहरे पर मल दिया। बचाओ! बचाओ! चुड़ैल! मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। मेरा भी ऐसे ही दम घुटा था, मैं भी तड़प तड़प कर मरी थी। अब तुम सबकी बारी है, अपने अपने जन्मदिन पर तुम सब मरोगे। तारा और जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, पर चुड़ैल उसके ऊपर केक मलती ही रहती है, जिससे तारा की मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाती। तारा वहीं बेहोश होकर गिर गई और चुड़ैल वहाँ से चली गई। तभी वहाँ आंचल, रानी और बाकी बच्चे वहाँ आ पहुँचे। तारा को ऐसी हालत में देख सभी बच्चे घबरा गए और तुरंत क्लास टीचर शालिनी को जाकर सारी बात बताई। क्लास टीचर शालिनी जल्दी से तारा को हॉस्पिटल लेकर पहुंची। तारा की जान बच तो गई, लेकिन डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। अब तारा कुछ दिन स्कूल नहीं आती और इसी बीच रानी का जन्मदिन भी आ गया। जन्मदिन वाले दिन रानी को भी हर जगह वही काली चुड़ैल दिखाई देने लगी। ये चुड़ैल मुझे हर जगह क्यों दिखाई दे रही है? कहीं उस दिन तारा सच तो नहीं बोल रही थी? अगर मैं सबको बताऊंगी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और सभी मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। अब मैं क्या करूं? रानी उस चुड़ैल से बचकर भागने लगी, पर वो जहाँ भी भागती है काली चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रानी बचने के लिए स्कूल में एक बंद पड़े क्लासरूम में जाकर छिप जाती है। उसे लगता है अब उसे चुड़ैल पकड़ नहीं पाएगी, पर वो चुड़ैल वहाँ भी आ गई। हैप्पी बर्थडे रानी, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर फ्रेंड रानी। देखो रानी, मैं आ गई हूँ। हे भगवान, ये चुड़ैल तो मेरे पीछे ही पड़ गई। और मैं क्या करूँ? इस चुड़ैल को कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? रानी रानी, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। छुपने का अब कोई फायदा नहीं है। तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। रानी डर के मारे पसीना पसीना हो गई। काली चुड़ैल के हाथ में एक बड़ा सा केक था। चुड़ैल ने वो केक सीधा रानी के मुंह पर जोर से मारा और फिर केक को उसके चेहरे पर मलने लगी। नाक और मुंह में केक भरने की वजह से
रानी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वहीं दूसरी ओर रानी को क्लास में ना देखकर क्लास टीचर शालिनी उसे स्कूल में यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, लेकिन उसे रानी कहीं नहीं मिलती। उसके बाद पूरे स्कूल में रानी के गायब होने की खबर फैल गई। दूसरी तरफ तारा की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई और वो अपनी माँ को सारा सच बता देती है कि कैसे उसने और उसकी सहेलियों ने मिलकर बेचारी शालू के साथ गलत किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और फिर कैसे सबने मिलकर उसकी लाश को स्कूल के बेसमेंट में छुपा दिया था। अब वो चुड़ैल बन गई है, अब वो सबको मार देगी। माँ, मेरी सभी सहेलियों को उनके जन्मदिन वाले दिन ही मारेगी, और आज रानी का जन्मदिन है, आप जाकर उसे बचा लो। तारा के माता पिता सारी सच्चाई जानकर शालू के माता पिता को भी तुरंत स्कूल लेकर पहुँचे। तभी वहाँ आंचल को भी बुलाया जाता है, जो शालू की मौत की जिम्मेदार थी। उसके बाद शालू के माता पिता शालू को पुकारते हुए बोले, मेरी बच्ची, हमें पता चल चुका है जो तेरे साथ हुआ है। इन सब बच्चों को इनके किए की सजा मिलेगी, मेरी बच्ची। तभी क्लास टीचर शालिनी बोली, शालू, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुम जो कर रही हो इस तरह नहीं, कानून देगा इनको सजा। इसलिए प्लीज बता दो, रानी कहाँ है? हरगिज नहीं बताऊंगी कि रानी कहाँ है। उसके बाद बाकी सब बच्चे भी मरेंगे। नहीं बेटी, तुम ऐसा मत करो। तुम तो इन बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी। तुम मेरी बेटी हो, सबसे अच्छी बेटी। तुमने जीते जी कभी किसी को बुरा नहीं बोला, फिर अब तुम इतना बुरा तुम कैसे कर सकती हो किसी के साथ? माँ, इन तीनों ने मुझे मार डाला। मैं अपने जन्मदिन पर कितनी खुश थी, पर इन्होंने मेरे रंग का हमेशा मेरा मजाक उड़ाया और फिर मुझे मार डाला। लेकिन माँ के बार बार समझाने पर चुड़ैल शालू बता देती है कि रानी कहाँ है। रानी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, पर वक्त रहते उसे बचा लिया गया। उसके बाद आंचल, रानी और तारा तीनों हाथ जोड़कर चुड़ैल से अपने किए की माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे से वो कभी किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इस तरह जन्मदिन पर केक खिलाने वाली भूतिया स्टूडेंट की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वो हवा में गायब हो गई। कीर्तिनगर शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। रामबली, वैशाली और उनकी बेटी प्रीति। प्रीति स्कूल जाने लायक हो गई थी। एक दिन रामबली और वैशाली दोनों इस बारे में घर पर बात करते हैं। अब हमें प्रीति को स्कूल में डाल देना चाहिए। वैसे वो पड़ोस वाली रेखा है ना, वो बता रही थी यहाँ से थोड़ी दूर पर छोटे बच्चों का स्कूल खुला है। अच्छा, ऐसी बात है तो हम कल चलकर देख आते हैं। अगर सब सही हुआ तो हम प्रीति को उसी स्कूल में डाल देंगे। अगले दिन रामबली और वैशाली दोनों प्रीति को लेकर उस स्कूल में जाते हैं। स्कूल बहुत ही सुंदर था। वहाँ बहुत बड़ा खेलने का मैदान था, जिसमें तरह तरह के झूले होते हैं। प्रीति तो ये सब देखकर बड़ी खुश हो जाती है। मम्मी, पापा, मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। ओहो, देखो तो जरा इसे, अभी से स्कूल में पढ़ने की कितनी जल्दी हो रही है। थोड़े दिन बाद जब मन भर जाएगा ना, तो फिर स्कूल के नाम से रोना शुरू हो जाएगा। ये तो सही बात है। चलो अब अंदर चलो, प्रिंसिपल से बात करते हैं। दोनों अंदर जाकर प्रिंसिपल से बात करते हैं। सबको स्कूल बहुत ही पसंद आता है। वो उसी दिन प्रीति का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। अगले दिन से प्रीति स्कूल जाना शुरू कर देती है। उसका पहला दिन होता है तो वो बड़ी ही खुश होती है। वैशाली उसे स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल पहुंचते ही स्कूल के गेट पर एक टीचर खड़ी होती है। हेलो, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं प्रीति की टीचर हूँ। आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, बस बच्चा स्कूल में एंट्री कर सकता है। तो आप प्रीति को यहीं छोड़ दीजिए, मैं इसी क्लास में ले जाती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो आप इसे ले जाइए। बाय बाय मम्मी, छुट्टी में मुझे लेने आना। हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्ची, अच्छे से पढ़ाई करना। अब मैं चलती हूँ। टीचर प्रीति को स्कूल के पीछे वाले रास्ते से एक सुनसान जगह पर ले जाने लगती है। तभी प्रीति बोल पड़ती है, मैडम, मेरा स्कूल तो वहाँ पर है ना? हाँ बेटा, पर आपकी क्लास का रास्ता यहाँ से है। अगर आप वहाँ से जाओगे तो बड़े बच्चे आपको बहुत परेशान करेंगे। क्या आप चाहते हो कि आपको बड़े बच्चे परेशान करें? नहीं मैडम। तो फिर बस चुपचाप मेरे साथ चलती रहो।
टीचर प्रीति को लेकर क्लास में जाती है। वहाँ पहले से ही काफी सारे बच्चे होते हैं। सभी बच्चे प्रीति की तरफ देख रहे होते हैं और सब बहुत ही डरे हुए लग रहे होते हैं। प्रीति तो हर बात से अनजान बस अपने नए स्कूल की खुशी में पागल हो रही होती है। उसे क्या पता होता है कि उसकी खुशी भी बाकी बच्चों की तरह गायब होने वाली है। चलो तुम उधर सीट पर जाकर बैठ जाओ। ठीक है मैडम। प्रीति अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद टीचर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। उठो पंकज, चलो जल्दी से मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल सॉल्व करके दिखाओ। मैडम ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, मैं कैसे इसे करूँगा? मुझे तो गिनती भी नहीं आती। मुझसे जुबान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? टीचर की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और धीरे धीरे वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। गुस्से में पंकज के बाल पकड़ती है और उसे खींचते हुए सबके सामने लाकर खड़ा कर देती है। प्रीति की हालत उस चुड़ैल को देखकर खराब हो जाती है। उसकी आंख से आंसू और हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगते हैं। वो मन ही मन बहुत घबराई हुई होती है, पर टीचर को पंकज पर कोई तरस नहीं आ रहा होता। अभी के अभी ये सवाल सॉल्व कर, वरना तुझे पता है ना मैं बच्चों के साथ क्या सलूक करती हूँ। सो सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दो, मैं कल पढ़ कर आऊँगा, आप मुझे सजा मत देना। अरे मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुझे कैसे माफ कर सकती हूँ? सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, और वो भी पिछली वाली से ज्यादा खतरनाक। चुड़ैल टीचर इधर उधर देखती है और फिर उसकी नजर एक टूटे हुए बिजली बोर्ड पर जाती है। करंट वाली तार वो बाहर निकालती है। इतना मजा आएगा जब मैं तुझे करंट लगाऊंगी और तू मेंढक की तरह नाचेगा। सुनो सारे बच्चे, ताली बजाना। पंकज बहुत रोने लगता है। प्लीज मैडम, ऐसा मत करो, मुझे करंट मत लगाओ। सब बच्चे पंकज को ऐसे देखकर बहुत घबराए हुए होते हैं, पर चुड़ैल को पंकज के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों तारों को पंकज के हाथों पर लगाने लगती है। पंकज जोर से चिल्लाने लगता है और सॉरी बोलता रहता है, पर चुड़ैल को इसे ऐसे चिल्लाते देख और मजा आता है। वो बार बार उसे करंट लगाती है और बड़ी खुश होती है। वो तब तक ऐसा करती है जब तक पंकज बिल्कुल बेहोश नहीं हो जाता। उसके बाद वो प्रीति को खड़ा करती है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे कैसे भूल गई? तेरा तो आज पहला दिन है और मैंने तेरा स्वागत भी नहीं किया। ये तो बहुत गलत बात है। प्रीति रोने लगती है और कहती है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो तुझे गंजा कर दूंगी। और हाँ, अगर कोई बच्चा घर जाकर किसी को कुछ बताया तो मैं उसे खिड़की के बाहर उल्टा लटका दूंगी और चूहे वाले कमरे में अकेला बंद कर दूंगी। प्रीति डर के मारे चुप हो जाती है, पर उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं होते। चुड़ैल प्रीति को बहुत मारती और डराती है। पूरे दिन वो किसी न किसी बच्चे को मारती रहती है, जैसा ऐसा करने से उसे कितना मजा आ रहा हो। इतना करने से उसका मन नहीं भरता तो वो अपने बैग से बड़ा सा डंडा निकालती है और तभी स्कूल की बेल बजती है। बच गए तुम लोग, जाओ अब यहाँ से। और हाँ, अगर किसी को बताया तो समझ गए ना। सब बच्चे खुशी से क्लास से बाहर भागते हैं और सब गेट पर जाकर अपने मम्मी पापा से चिपक जाते हैं। प्रीति भी अपनी मम्मी को देखकर उसके गले लग जाती है। वो बहुत ही घबराई हुई होती है और पूरे रास्ते बिल्कुल चुपचाप रहती है। घर पहुंचकर वैशाली कहती है, सुबह तो इतना खुश थी, पर अब इतना चुपचाप क्यों हो? क्या हुआ? कोई बात है क्या? क्या स्कूल अच्छा नहीं है क्या? नहीं, वो मम्मी, नहीं, कुछ नहीं, स्कूल अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रीति घर पहुंचकर भी चुपचाप रहती है। प्रीति अपनी माँ को सच बताना चाहती है, पर कहीं चुड़ैल टीचर उसे कमरे में बंद ना कर दे। इस डर से वो कुछ नहीं बोलती। रामबली और वैशाली को लगता है कि शायद प्रीति थक गई है, वो इसलिए ऐसा कर रही है। पर अगली सुबह जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो प्रीति तो स्कूल जाने से घबराने लगती है। मम्मी, वो मेरे पेट में दर्द है, मुझे स्कूल नहीं जाना। देखा, मैंने कल ही आपको बोला था ना कि थोड़े दिन के बाद ही स्कूल ना जाने के बहाने शुरू हो जाएंगे। आज तो दूसरा ही दिन है। नहीं मम्मी, सच में मेरे पेट में दर्द है। वैशाली प्रीति का बहाना नहीं सुनती।
और उसे जबरदस्ती स्कूल छोड़ आती है। वहाँ फिर से वही टीचर उसे क्लास में ले जाती है और फिर क्लास में जाते ही चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद उसका वही बच्चों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। वो बच्चों को मारती, पीटती और खूब डराती। बच्चे कभी भी डर की वजह से घर पर नहीं बता पाते थे और ना प्रीति कभी बता पाती थी। ऐसे ही बहुत दिन निकल जाते हैं और अब रामबली और वैशाली को शक होने लगता है कि ऐसी क्या बात है कि उनकी बेटी चुप चुप और डरी हुई क्यों रहती है। एक दिन वैशाली अचानक स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही स्कूल पहुंच जाती है और रिसेप्शन पर जाकर मैडम से बात करती है। मैडम, मेरी बेटी प्रीति को प्लीज भेज दीजिए। वो दरअसल हमें अचानक ही कहीं जाना पड़ रहा है। कौन सी प्रीति मैडम? मेरी बेटी प्रीति, पिछले महीने ही इस स्कूल में उसका एडमिशन करवाया है। वो नर्सरी में पढ़ती है। मैं अभी पूछकर बताती हूँ मैडम। वैसे मुझे हर बच्चे की जानकारी रहती है और मैं किसी प्रीति को नहीं जानती। रिसेप्शनिस्ट फोन करके पूछती है तो पता चलता है कि प्रीति नाम की कोई बच्ची नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ती है। लो, बोला था ना मैडम आपको कि ये नर्सरी क्लास में कोई प्रीति नाम की बच्ची नहीं पढ़ती। वैशाली तो ये बात सुनकर घबरा जाती है और वो स्कूल में शोर मचा देती है। उसके बाद प्रिंसिपल मैम वहाँ आ जाती है और वैशाली से पूछती है कि वो शोर क्यों मचा रही है। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि मेरी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती, जबकि मैं उसे रोज स्कूल छोड़कर जा रही हूँ और छुट्टी में मुझे वही गेट पर मिलती है। आपको तो याद होगा मैडम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एडमिशन करवाने आए थे। अरे हाँ, मुझे याद आया। आप तो उसका उसी दिन एडमिशन करवा कर गए थे, पर आपके बच्चे अगले दिन स्कूल आए ही नहीं। हमें लगा शायद आपका मन बदल गया होगा। पूरे स्कूल में शोर मच जाता है और सब जगह प्रीति को ढूंढा जाता है, पर प्रीति कहीं नहीं मिलती। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वैशाली देखती है कि उसकी बेटी पीछे के रास्ते से आ रही है। प्रीति, मेरी बच्ची, मिल गई मेरी बेटी। तू कहाँ थी मेरी बच्ची? उसके बाद प्रिंसिपल प्रीति को खुद बिठाकर उसे सब पूछती है कि उसकी क्लास कहाँ है। प्रीति पीछे के रास्ते से उन्हें अपनी क्लास में लेकर जाती है तो प्रिंसिपल सब समझ जाती है। मैं सब समझ गई हूँ आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। दरअसल यहाँ पहले क्लास होती थी और उसमें मीनाक्षी नाम की मैडम बच्चों को पढ़ाती थी। वो बच्चों को बहुत बुरे तरीके से मारती थी और जब एक बच्चे के पेरेंट्स ने उसकी कंप्लेंट की तो हमने उसे स्कूल से निकाल दिया। उसने स्कूल में बहुत हंगामा किया और निकलने से मना कर दिया। जब हमने उसकी एक नहीं सुनी तो एक दिन उसने आखिरी दिन में अपनी क्लास के सारे बच्चों को जहर देकर मार डाला और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद क्लास हमने हमेशा के लिए बंद कर दी। पर प्रीति अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के बारे में भी बताती है, तो वो बच्चे कौन हैं? वो वही बच्चे हैं जो सब मर चुके हैं। वैशाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल शांति पाठ करवाकर उस चुड़ैल को वहीं बंद कर देती है। उसके बाद प्रीति नई टीचर के साथ खुशी खुशी पढ़ने लगती है।